वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़े थे, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल के बारे में हम लोग क्लियरली पढ़ लिए थे, क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिए थे कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने पीवी डायग्राम के बारे में भी जाना था प्रीवियस क्लास में। आज कुछ हम इफिशिएंसी के बारे में, कार्नोट साइकिल के इफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। जैसे आई होप आप लोग सभी को समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कार्नोट साइकिल के बारे में। तो आज इफिशिएंसी की तरफ मूव ऑन करते हैं, इफिशिएंसी के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसा पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम मैंने आपको बनाकर बताया था, और कार्नोट साइकिल के पीवी डायग्राम के डिफरेंट प्रोसेस को मैंने डिस्क्राइब भी अच्छे से कर दिया था। ठीक है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो वही सेम कार्नोट साइकिल का डायग्राम मैं यहाँ पीवी डायग्राम यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था कि कार्नोट साइकिल का जो इफिशिएंसी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्नोट साइकिल का इफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी देखिए, हम इफिशिएंसी प्रूफ करेंगे तो और भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको अच्छे से आ जाएगा, और भी अच्छे से हम समझ पाएंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस इस साइकिल में एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली नेट हीट का इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो होता है। तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस एक ये है और एक ये है, मतलब ये दोनों प्रोसेस के दौरान आप एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास दो प्रोसेस बच गया, दो प्रोसेस दोनों आइसोथर्मल बच गया, आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास बच गया। तो आपके पास सिर्फ यही दो प्रोसेस है जिसमें आप हीट एडिशन कर सकते हो और हीट रिजेक्शन कर सकते हो। जैसा कि हमको इस साइकिल को रन करने के लिए, इस पूरे कार्नोट साइकिल को रन करने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एनर्जी देंगे तो सिस्टम फिर कुछ वर्क करेगा, फिर सिस्टम कुछ एनर्जी को रिजेक्ट भी करेगा, तो सराउंडिंग का भी इफेक्ट करेगा। तो मतलब हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होना चाहिए। तो उसी तरह से हीट फ्लोज Q1 Q2 को मैंने मान लिया, यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है कि Q1 जो है हीट एडेड टू द सिस्टम है, वाइल Q2 जो है हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम है। ठीक है, Q1 जो है आपका, देखिए Q1 हीट जो सिस्टम में जा रहा है वो एट ए टेम्परेचर T1 जा रहा है। Q1 मतलब Q1 किस पे जा रहा है, T1 टेम्परेचर पे, और Q2 जो हीट रिजेक्ट हो रहा है ये T2 टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ T1 T2 टेम्परेचर का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, और दोनों प्रोसेस के दौरान है ना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटायर द प्रोसेस टेम्परेचर शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बेसिकली इसको अच्छे से समझें। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट को माइन्यूटली समझना, माइन्यूटली वॉच करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में अच्छे से बताया था, फर्स्ट लॉ को लिख कर भी दिखाया था। ठीक है, तो आई होप आप उस प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ऑलरेडी ये वीडियो को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया है, तो आप लोग जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं और उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से माइन्यूटली समझिए। उसके बाद आप इस वीडियो पे मूव करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो हम मूव करते हैं, इसके नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया, वो पिछले क्लास में भी बताया था कि जो आपका हीट का रेशियो होता है वो टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल होता है। ये कहाँ से आया, ये आया बेसिकली आपका सेल्सियस स्केल, मतलब टेम्परेचर स्केल जो हम लोग पढ़ते हैं ना थर्मल इंजीनियरिंग में, उसी से आया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम वो प्रोसेस इन सब चीजों, ये तो एक अलग तरीका है हमको जानने का कि कार्नोट साइकिल मतलब हीट के रेशियो को टेम्परेचर के रेशियो को कैसे इक्वल करते हैं। लेकिन कार्नोट साइकिल को हम चलिए अपने तरीके से एनालिटिकली बढ़िया से प्रूफ करते हैं ताकि और बेसिक बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें टेम्परेचर स्केल का मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जो इसका बेसिक है उसी को उठाऊंगा, उसी में हीट एडिशन लिखूंगा, उसी का हीट रिजेक्शन करूंगा, वर्क नेट निकालूंगा, डब्ल्यू नेट थ्रू आउट द साइकिल निकालूंगा, देन इफिशिएंसी डिराइव करूंगा। चलिए आगे मूव करते हैं।
ठीक है, जैसा कि हम लोग अजम्पशन ऑलरेडी ले चुके हैं कि गैस कौन सा होगा, आइडियल गैस होगा हमेशा। ठीक है, आइडियल गैस को वर्किंग सब्सटेंस लेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। जैसा कि ये हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम देख रहे हैं, इसको पहले कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 1 से 2 वाला प्रोसेस जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। जैसा कि देखिए यहाँ पे भी आइसोथर्मल लिखा हुआ है ना, उसके बाद आइसोथर्मल के बाद देन एडियाबैटिक, देन फिर आइसोथर्मल, देन फिर एडियाबैटिक। ठीक है, तो हम हमारे पास ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान है, हीट का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हो ही नहीं पाएगा, तो मेरे पास यही आइसोथर्मल वाला प्रोसेस हो गया। तो देखिए 1 से 2 के प्रोसेस में मैंने QH अमाउंट का हीट सिस्टम में ऐड किया। ठीक है, तो सिस्टम W नेट आउटपुट, W नेट वर्क डन कर रहा है और QL अमाउंट का हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि 1 से 2 का जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2 से 3 का प्रोसेस है जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, 3 से 4 का प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है, और 4 से 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। चलिए पीवी डायग्राम के रेफरेंस में हम टीएस डायग्राम को समझते हैं। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, दैट मीन्स टेम्परेचर थ्रू आउट 1 2 प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगा। तो देखिए 1 टीएस डायग्राम में मैंने बनाया था टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये 1 से 2 के बीच में इंटायर प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। 2 से 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो मैं बोला कि हीट का इंटरेक्शन होगा नहीं एडियाबैटिक प्रोसेस में, मतलब ये प्रोसेस के अलोंग 2 से 3 के बीच में आपका हीट सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएगा, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा क्यू नेट तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला चीज जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, डीएस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू आपको निकल के जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 के बीच में एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 के बीच में एंट्रोपी कांस्टेंट गया। उसी तरह 3 से 4 के बीच में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, सिस्टम वर्क कर दिया, अब हीट रिजेक्शन हो रहा है सराउंडिंग के। और 3 से 4 कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो मतलब आइसोथर्मल जैसा ही है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 3 से 4 के बीच में। तो आई होप आप यहाँ पे अच्छे से समझे होंगे। फिर उसी तरह से 4 से 1 जब जाएंगे तो 4 से 1 के केस में क्या होगा, आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जैसा ही एडियाबैटिक बोला मतलब हीट का इंटरेक्शन फिर से जीरो हो जाएगा, तो हीट का इंटरेक्शन, तो इंट्रोपी का चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इंट्रोपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए 4 से 1 आपके क्या हो जाएगा, इंट्रोपी कांस्टेंट। तो आई होप आप ये डायग्राम को अच्छे से समझे होंगे, पीवी और टीएस डायग्राम को मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसको माइन्यूटली मेरे हर वर्ड को नोट डाउन कीजिए, हर वर्ड को समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देन उसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग का हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो आई होप आपको पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, जैसा कि ए बी क्या है, ए बी मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। यहाँ से देखिए ये ए और बी, यहाँ से ए बी क्या है, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो वही ए बी के लिए मैं लिख रहा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसका इंटरनल एनर्जी जो होगा आइडियल गैस इक्वेशन का, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। इंटरनल एनर्जी लिखते हैं आइडियल गैस के लिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम सी वी और dt होता है। ठीक है, तो जब आप आइसोथर्मल ले रहे हैं, तो आइसोथर्मल जब लेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ले रहे हैं, मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। इस केस में टेम्परेचर आपका क्या होगा, टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने यहाँ पे du लिखा, du का वैल्यू लिखा, तो du आपका क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, du इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, du इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो du अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है,
du अगर आपका 0 हो जाएगा तो आपका फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। दैट मीन्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 आ गया, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है इंटरनल एनर्जी का, दैट मीन्स इंटीग्रेट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। मतलब टेम्परेचर उसमें वेरी कर ही नहीं रहा, इसलिए टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी नहीं करेगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा ये 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने चेंज 0 लिख दिया है। जब यहाँ पे चेंज लिख दिया है तो फर्स्ट लॉ से हम ये वाला चीज भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं कि क्यू ए बी इज इक्वल टू पी डी वी। तो आप यहाँ पे मूविंग बाउंड्री वर्क डन लगाएंगे तो वॉल्यूम का कहाँ से वी ए से लेके वी बी तक है। तो अब यहाँ पे फिर इसको सॉर्ट आउट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन आर कॉन्स्टेंट, टी वन भी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे dv बाई वी हो जाएगा वी ए लिमिट से vb लिमिट तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हीट, टोटल हीट एडिशन जो सिस्टम में आया होगा ना वो आ जाएगा एन आर टी वन एल एन वी बी बाई वी ए। मतलब इस प्रोसेस के दौरान ए से बी के दौरान आपने हीट निकाल लिया है, आपको हीट यहाँ पे फाइंड आउट मिल गया, हीट आपको निकल गया क्यू ए बी का वैल्यू इतना होगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी दिखाता हूँ क्यू ए, मतलब क्यू ए से बी में आप हीट कितना सिस्टम को दे रहे हैं। तो इतना आई होप सबको समझ में आया होगा। T1 टेम्परेचर इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लिए, आपका क्यू एडिशन कितना आ गया एन आर टी वन एल एन वी बी बाई वी ए, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया ये वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम, बाद का वॉल्यूम ज्यादा है, पहले का वॉल्यूम कम है, तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली जब हम जाएंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन में, देखिए हम ये प्रोसेस, इसमें हीट एडिशन हो रहा है, हीट में हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये वाला प्रोसेस में कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें ना एनर्जी बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। तो आपका दो ही बच गया, दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए थे, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा और एक बार आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। देखिए ऊपर के डायग्राम में यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ और यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। मैं सब डायग्राम को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप बेटर अच्छे से समझ सकें। तो फिर आगे मूव करते हैं हम मूव करते हैं, तो उसी तरह से मैंने फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए भी लिखा है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए CD के लिए आएगा, तो CD में भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ से हम दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू फर्स्ट लॉ से दिस लिख सकते हैं। फिर इसको आगे चल के इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, जो कि नेगेटिव होगा, विच इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ VD जो है VD कम है और VC ज्यादा है। देखिए डायग्राम में, देखिए डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखिए VD वॉल्यूम ये वाला है, VD वॉल्यूम ये वाला है, ये वाला VD वॉल्यूम है और VA वॉल्यूम ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, VA बाई VD लिखे, देखिए यहाँ पे VA, यहाँ पे जो आपने लिखा है ये, हाँ तो ये ज्यादा वॉल्यूम, इस केस में आपका क्या है, ये VC, एक VC वॉल्यूम है और एक VD वॉल्यूम है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस किया, VC से VD तक आप कंप्रेस किए, तो VC से VD तक कंप्रेस किए, तो इस केस में क्या हो गया, इसमें आप जब रेशियो लोगे लॉग के टर्म में VD बाई VC, तो वो तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए VD कम है VC से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब लॉगरिथम में जब निकालेंगे VD बाई VC, तो ये पूरा वैल्यू जो होगा, ये पूरा वैल्यू अपने आप में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, C से D के प्रोसेस में जाएंगे तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन जैसे ही बोला तो वॉल्यूम घटेगा, बाद वाला वॉल्यूम घटेगा, फाइनल वॉल्यूम घटेगा, तो VD का वैल्यू जो है VC से छोटा हो गया, तो इसे लॉगरिथमिक टर्म जो ये है ये निगेटिव निकल के आएगा, इसीलिए यहाँ पे इसने लिखा है निगेटिव, विच इज निगेटिव, ठीक है। तो अब ये हम दोनों निकाल लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों जो हीट इंजन, हीट फ्लो यूजिंग, अब देखिए Q1 इज इक्वल टू, हम क्या बोले थे, Q1 इज इक्वल टू QAB। देखिए ये Q1 था, ये Q1 जो था QAB था और Q2 जो था QCD, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाल लिया था, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आपका आ गया, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आपका आ गया फाइनल, ठीक है। तो अब
मैंने फिर से इसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं टी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने पिछले क्लास में बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो उसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब लिखेंगे बी और सी प्रोसेस के लिए, बी और सी, देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? बी और सी प्रोसेस के लिए, बी और सी प्रोसेस के लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे। उसी तरह से जब ए और ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, ए और डी के प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे लिख रहे हैं किसके लिए? ए और डी प्रोसेस के लिए चल रहा है। तो इस केस में इस एडियाबैटिक के इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन से, फिर यहाँ पे भी इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या किए? दोनों को आपस में डिवाइड कर दिए। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है। आप क्या कर दीजिए? दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन ये निकल के आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। जैसा ही आपका ये एक्सप्रेशन निकल के आया, तब मतलब दोनों साइड में अगर लॉग लेंगे तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लॉग लिए तो लॉग लिए तो यही चीज को, अब यही वाला, ये वाला वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे देखिए log VC बाई VD है, log VC बाई VD, log VB बाई VA है। अब ये दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो दोनों आपस में कट हो जाएगा और देखिए आपका ये वाला वैल्यू निकल के, फाइनली ये वैल्यू निकल के आ गया। तो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम से ये चीज प्रूफ कर दिया, लेकिन इसको एक तरीका और कैसे प्रूफ कर सकते थे? टेम्परेचर स्केल से भी इस चीज को प्रूफ किया जा सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जो कार्नोट, जहाँ पे कार्नोट साइकिल हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पे हीट का रेशियो जो है टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये इस तरह से लिखे, उस तरह से आप फिर इसको चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इतना आपको अच्छे से समझ में आया, ये सेम टेम्परेचर स्केल में भी इस एक्सप्रेशन को इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब वहां पे, यहाँ पे टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर किस में होगा? टेम्परेचर इन केल्विन में। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट्स भी लिख दिया है। टेम्परेचर को किस में लिखेंगे? केल्विन में। केल्विन में यूनिट हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा यूनिट के कारण। मैं आपको हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से जब समझ में आ गया, ये चीज अच्छे से समझ में आ गया, तो देखिए हम उसी तरह से अब ये जो कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन को हम कहाँ, कार्नोट साइकिल को कार्नोट इंजन में यूज करेंगे। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो मेरा एक रेफ्रिजरेटर बनेगा, एक हीट पंप बनेगा, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इसी तरह का तो कुछ सिस्टम था, जैसा जो पावर साइकिल था, जो हीट इंजन था, इंजन लगाए, ठीक है। ये हायर टेम्परेचर मतलब T2 टेम्परेचर लिए, ये हीट सोर्स था, ये वाला हीट सोर्स है, ठीक है। और ये हीट सिंक है, मतलब लोअर टेम्परेचर, हीट सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर। तो देखिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर तरफ हीट का फ्लो खुद ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। बीच में एक इंजन लगा दिए, इंजन में T2 टेम्परेचर से Q2 अमाउंट का हीट जा रहा था। Q2 अमाउंट हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से Q2 अमाउंट का हीट इंजन में जा रहा था और Q1 अमाउंट का हीट सिंक में रिजेक्ट हो रहा है। इसके एवज में आपको क्या मिला? वर्क आउटपुट मिला। इसके एवज में आपको वर्क आउटपुट मिला। तो आप यहाँ पे इफिशिएंसी लिख सकते हैं, यहाँ पे इफिशिएंसी तो लिख सकते हैं W आउट डिवाइडेड बाई आपका Q2, यही तो लिख सकते हैं इफिशिएंसी, यही इफिशिएंसी। तो W आउटपुट क्या हो जाएगा? W आउटपुट दिस हीट माइनस फर्स्ट लॉ जैसे ही लगाएंगे तो W आउट को क्या लिख सकते हैं? W आउट को आप लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। तो यही वाला वैल्यू को उठाकर, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। इफिशिएंसी का ये आपका इफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इफिशिएंसी बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2, यही निकल के आ जाएगा Q2। तो इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। तो उसी तरह से जब ये रेशियो निकल के आ गया तो इसको टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम चूंकि यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे, हाँ, तो ये यहाँ पे हायर टेम्परेचर कौन सा है? यहाँ पे देखिए
जो मैंने लिखा यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, T2 है, और यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है आपका T2, लेकिन ऊपर के केस में देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, ये देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, ये T1 है, T1 हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो इसी तरह इसी ऊपर वाले पीवी डायग्राम के अनुसार मैंने इफिशियंसी नीचे लिखा है कि क्या निकल के आएगा। तो देखिए ये इफिशियंसी 1 तो यहाँ पे जो आपका रेशियो निकल के आएगा, ये वाला आपका रेशियो इस तरह से निकल के आ जाएगा, इसको हटा दीजिए और ये 2 को हटा दीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए आप 2 और यहाँ पे कर दीजिए 1। तो टेम्परेचर का रेशियो आपका निकल के आ गया Q2/Q1 है। तो इसी को मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया है, टेम्परेचर के रेशियो को हीट के रेशियो को टेम्परेचर के रेशियो में लिख दिया। तो T2/T1 आ गया। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप लिखेंगे, हीट पंप में लिखते हैं। तो हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जब भी हम लिखते हैं तो COP बराबर होता है, COP बराबर होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ से डिजायर इफेक्ट देख लीजिए, जब हीट पंप का केस लेंगे तो डिजायर इफेक्ट क्या होगा कि आपको हाई टेम्परेचर बॉडी को गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जब सब्स्टिट्यूट करेंगे टेम्परेचर के फॉर्म में, तो ये वैल्यू इस तरह से निकल के आएगा और ये वाला वैल्यू इस तरह से निकल के आएगा। तो आई होप आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, इसको टेम्परेचर T1 मान लीजिए और इसको टेम्परेचर T2 मान लीजिए, इसको टेम्परेचर T2 मान लीजिए और इसको Q1 अमाउंट हीट मान लीजिए और इसको Q2 अमाउंट हीट मान लीजिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पे Q1 कर पाएंगे और यहाँ पे Q1 माइनस Q2 कर पाएंगे। जैसा ही ये चीज कर देंगे, आप सारा का सारा एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में निकल के आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। देखिए मैं अलग से एक अलग से हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं अच्छा से। अलग से मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से व्यू कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से चीज़ों का एनालाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तब नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा फिर से। थैंक यू।